सुंदर, कितनी हंसी, क्या रूप पाया है रानी। रानी नहीं, साक्षात देवी है देवी। पर क्या वो मेरे हाथ से माला पहनेंगी? मैं निर्धन हूँ, अनपढ़ हूँ, ये सब अमीर हैं, बड़े घराने के हैं। कहीं मुझे देखकर सब हंसने ना लगे। मुझे झोपड़ी में रहकर महलों के सपने नहीं देखने चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी हंसमुख, इतनी सरल स्वभाव वाली रानी मेरी माला पहनने से क्यों इनकार करे? मैं निर्धन हूँ, पर लाचार नहीं। कितनी लज्जा, कितनी शर्म नारी जाति, कितना सरल स्वभाव, कितना कोमल हृदय पाया है इस नववधू ने। वही चेहरा, वही नासिका, वही कजरारे नैन, वही चमक दमक, वही शील स्वभाव, वही ढंग। अरे तुम चुपचाप कैसे खड़ी रह गई? आगे बढ़ो। तुम कौन? मैं तो पूरे हूँ सरकार। तुम्हारा नाम? झलकारी, झलकारी गुलेर। झलकारी। जैसा तुम्हारा नाम वैसे ही तुमने लक्षण पाए। तुम ऊपर से नीचे तक नारी के रूप में एक देवी की तरह झलक रही हो। सच मानो तो तुम मेरे हृदय में बस गई हो। आप ही हमारी देवी, आप ही हमारी अन्नपूर्णा। क्या आप मेरी ये माला स्वीकार करेंगी? अवश्य। अरे इस तरह घूर घूर कर क्या देख रही हो? माला पहना दो, फिर फुर्सत से देखती रहना। कौन है ये? तुम्हें नहीं पता? ये झलकारी है। इसका जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी नगर में हुआ था। ये कोरी वंश की है और गोत्र है इसका लाडिया। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। झलकारी तो बचपन से ही बड़ी चंचल, चतुर व गुणवान रही है। और मैंने ये भी सुना है कि ये तीर और तलवार चलाने में बहुत ज्यादा अच्छी है। 1843 में इसका विवाह नईपुरा के पूरन के साथ हुआ। झलकारी के प्रत्येक कार्य से पूरन ही नहीं बल्कि उसके सास ससुर भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये पढ़ी लिखी ना होने पर भी बुंदेलखंडी भाषा बोलने में बड़ी दक्ष है। मगर हाँ, बात की थोड़ी हटीली जरूर है और जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। हाँ, झलकारी का पति पूरन, गोत्र है इसका चतराया। उसके यहाँ कपड़े बुनने का काम होता है और उसे कुश्ती, मलखाम और पट्टेबाजी का बड़ा ही शौक है। और उधर महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ है। हमारे महाराज गंगाधर राव थोड़े विलासी हैं और इसी चिंता में रानी डूबी रहती है कि झांसी का भविष्य आगे जाकर आखिर होगा क्या। इसीलिए महारानी चाहती है कि उनका परिचय गांव की हर एक नारी से हो जाए। तभी तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हल्दी कुमकुम का त्योहार मनाने। तुम कहाँ रहती हो? मैं तो नईपुरा में रहती हूँ सरकार। तुम्हारे पति का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? सरकार, वो तो मलखम कुश्ती करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी को कुश्ती, मलखमबाजी और तलवार भांजना आना चाहिए। का करते सरकार, हमको भी कुश्ती लड़न पड़ेगा। हाँ, इसमें शर्म की क्या बात है? अंग्रेजों से अपनी झांसी की रक्षा के लिए हमें ये सब आना चाहिए और वो तुम्हें हम सिखाएंगे। अरे हाँ झलकारी, तुमने सब कुछ बताया पर अपने पति का नाम नहीं बताया। बड़ी चतुर मालूम पड़ती हो। पहले आप तो बताओ। अरे बड़ी हाजिर जवाब हो। तो भाइयों और बहनों, शिव जी की जटाओं से क्या निकली है? गंगा। अरे अब तो अपने पति का नाम बता दो। अच्छा बहनों और भाइयों, तो बताओ होली कौन तिथि को जलत है? पूर्णमासी को। तुम्हारे पति का नाम पूरन है। जुग जुग जियो झलकारी और नारी गौरव को ऊंचा करो, यही हमारा उद्देश्य है। काश झलकारी जैसी ही यहाँ की प्रत्येक नारी हो जाए तो दुश्मन कभी झांसी पर आंख उठाने की हिम्मत ना करे।
सुनो सुनो सुनो, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात अब झांसी की सारी भागदौड़ रानी लक्ष्मी के हाथ में आ गई है और इसका फायदा उठाकर हमें अंग्रेजी सरकार कभी भी कमजोर कर सकती है और इसीलिए झांसी की रक्षा का सारा जिम्मा रानी ने अपने हाथों में ले लिया है। रानी ने यह ऐलान किया है कि झांसी की कोई भी बच्ची, बूढ़ी या स्त्री अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए या फिर झांसी को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है तो महल में उपस्थिति दे। रानी द्वारा रचित इस महिला दल में तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और मलखंबाजी तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्वयं मां दुर्गा के आशीर्वाद से बनाई गई सेना का नाम होगा दुर्गा सेना। तो भाई साहब, हम तो पहले ही कहते थे एक दिन हम सबका ये कुश्ती करना यूं ही व्यर्थ जाएगा। और तो औरतें हम मलखम करेंगी और हम मर्द चूड़ियां पहनेंगे। भाइयों बहनों, औरतें बंदूकें चलाएंगी और मर्द पहनेंगे चूड़ियां। चूड़ियां, सही बात, यही होगा, यही होगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे आके देखो क्या क्या होता है। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, सब के सब चुप हो जाओ। आगे आगे देखेंगे होता है। झलकारी, अरे ओ झलकारी, झलकारी, ओ झलकारी। आप आ गए? अरे हाँ, इसको पकड़ो। लाइए, पानी ला। हाँ। क्या बात है, आज तो मेरा ये पहलवान वाला बड़ा खुश नजर आ रहा है। हाँ री, तुझे बड़ा घमंड था ना अपने ऊपर कि रानी सरकार तुझे दुर्गा सेना में भर्ती करके सैन्य शिक्षा देना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, आजकल वो हमें तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और घायलों का इलाज भी करना सिखा रही है। अच्छा जी, हाँ जी। आज से मैं भी फौज में भर्ती हो गया हूँ। सच? हाँ, अब से तीरंदाजी सीखूंगा, तलवारबाजी सीखूंगा, पहलवानी सीखूंगा और तो और तोप चलाना सीखूंगा और युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगा, छक्के। आज से तुम्हारा पूरनकोरी यानी झांसी का पूरनकोरी फौजी बन गया, फौजी। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। रानी माँ को मैं बताऊंगी कि वो कितनी महान है। हम जैसे छोटी जात के लोगों को उन्होंने कितना ऊंचा उठा दिया है। अच्छा मैं काम बहुत है मगर। अरे रुको तो, कहाँ काम है? अरे छोड़ो। अरे अरे आ जाएगी, छोड़ो मैं। अम्मा खेतन में गई है लकड़ी लेने। छोड़ो मैं, अब आ जाएगी। अरे अरे अम्मा। मैं काम बहुत है, देखो हमें हमें अभी दाल चढ़ानी है, अभी हमें रोटी बनानी, छोड़ो ना। अरे छोड़ो, पकड़ो, ये पकड़ो। ये क्या है? हम तुम्हें कह रहे हैं कि हमें काम बहुत है, हमें काम बहुत है, तुम बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, ये पकड़ो और चलो हमारे साथ। हाँ ये तो सुनते ही नहीं है।
झलकारी का आना जाना रोज अंजनी टोरिया तक होता है। एक पक्का गोला जो उन्नाव फाटा तक जाता है। वो मंदिर देख रहे हो, वहीं से। बस इतना ही नहीं, मंदिर के दाईं ओर धान की खेती होती है। अरे उसी के मैदान में तो झलकारी अपने अभ्यास के लिए आती जाती रहती है। क्या बात है, इतनी ठिठुरती ठंड में भी नहीं घबराती हो? कैसे कंधे पे बंदूक और बारूद लिए आगे बढ़े जा रही है। बाप रे, इतनी ठंड में हमारी कपकपी छूट जाए। लेकिन उसे देखो, कैसे निडरता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं। क्या बात है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या होगा? गोली तो बच्चिया को लग गई। अब क्या होगा? इस समाज में जाति बिरादरी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं। झलकारी, ओ झलकारी, झलकारी, ओ झलकारी, झलकारी, क्या हुआ? मेरी गोली बच्चिया को लग गई। गोली बच्चिया को लग गई? जो तुमने कहा कि हो, तुम ना ये तक न देखो कि भेड़ थी कि बच्चिया, और जिंदा थी कि मर गई, और गोली चला दियो। तुमने कहा उसे पूछताछ क्यों कि ना कियो कि ढोर कौन के हाथे? उते कोई है तो ही ना, ते किससे पूछती? परिंदे भी ना रहते, न जाने ढोर कहाँ से आए मरे। हे राम, अब ये बिरादरी वाले तो पानी पी करके ही दम लेंगे। झलकारी, अगर बरेदी मिल जाए तो भेड़ बकरी के दाम देकर समझा देंगे, और अगर बच्चियां मर गई तो? मेरी गोली बच्चे के पैर नहीं लगी है, तो वो ज्यादा घायल तो नहीं हुई होगी ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, हम स्वयं छानबीन करने जाते हैं। तुम घर जाओ। लेकिन तुम घर जाओ, जाओ। रुको पूरन, वो बच्चिया ऊंची जाति वाले ब्राह्मणों की है। हाँ ब्राह्मणों की है? हाँ, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रची है। उन्होंने छुपके से बच्चिया हथियार रवाना कर दी है। हाँ पूरन, और सबको ये बात पढ़ा दिया गया है कि झलकारी ने ही बच्चियां मारी। तुम जानते हुए ऊंची जाति वाले झलकारी से पहले कितना जलते हैं। बृहस्पतिवार को संध्या 5 बजे गांव के आम लोगों ने एक पंचायत रखी है और उसका स्थान पटला निश्चय हुआ है। और सबको ये बता दिया गया है कि पूरन के घर पे एक अन्न का दाना ना हो, पीने को पानी ना हो, जलाने को लकड़ी ना हो, पास पड़ोस सब पूरन के लिए बंद। तुम अपना ध्यान रखना पूरन। हे भगवान, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा, जबकि बच्चियां मरे नहीं, जिंदा है। जानते हो कल क्या हुआ? भैया भैया धोबी की पत्नी स्त्री वाले संग भाग गई। अरे
हमने भी स्त्री लेनी चाहिए फिर तो। अरे तू जवान देख रहे हो कैसा आ गया है। अरे कालियो क्या भैया, कौन कालियो? अरे ये सब छोड़ो, बताओ हमें आज काहे बुलाया है आपने? अरे बुलाया तो बुलाया, खुद कहाँ है? आ जाएंगे। बुलाया उन्हें भी। अरे कोई बात नहीं, किसी को पता है कब? भैया। सरकारी ने बच्चियां मार दी। बच्चियां मार दी। कैसे? अरे गोली से मार दी, गोली से। अरे भैया, अरे बाबा, पाप है ये तो। पाप है, अन्याय हुआ है। अरे अन्याय हुआ है, इसलिए तो न्याय के लिए यहाँ पर मिले हैं। बिल्कुल। अरे बंदूक के नशे में आंखें भी मिच गई इनकी। महापाप है। पंचदाता की गद्दे। पूरन को पंचों के बीच खड़ा किया जाए, फिर बात शुरू की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई पूरन, ये बता झलकारी टोरी पे कैसे गई? पंचदाता, गलती माफ हो। वो एक दिन गौर पूजने को महल गई थी। वहां रानी ने उपदेश दियो कि देश के खातिर बंदूक चलाना सीखो, तलवारबाजी करना सीखो। उसी सबब में टोरिया पर गई थी हुजूर। तुम्हें मालूम नहीं, हमारी जाति में बहुओं का घूंघट खोलकर डांग फिरना, गोली चलाना इसके खिलाफ है। जी पंचदाता। फिर उसकी आंखें मूंद गई थी जो वहां जाके बच्चा मार दी। हाँ बताइए, बोलिए। जो तो हम नहीं कह सकते सरकार, लेकिन बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है। झूठ बोल। कोई सबूत है? सबूत तो कुछ नहीं सरकार, पर ये सच है। ना झूठ। कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। ये हत्यारा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे ये पापी है, इसका मुंह काला कर दिया जाए। और तो और इसका मुंह काला करके शहर से बाहर निकाल दिया जाए। पंचदाता, मुंह पे रहम खाओ, इतना भारी दंड ना रखो। मुंह पे विश्वास करो, हम निर्दोष है। हमने जन्मभूमि ना छुड़ाओ पंचदाता। पंचदाता, और तो और इसका जाति बहिष्कार किया जाए। पंचदाता की गद्दे। देखो भाइयों बहनों, ये सच है, झलकारी ने गोली चलाई और बच्चियां मर गई। तो ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। गौ हत्या महापाप है। इसकी सजा नरक मिले तो वो भी कम है। इसलिए इनका जाति बहिष्कार तो किया जाता है और साथ दी इतला दी जाती है 24 घंटे के भीतर झांसी से मुंह काला कर जाए। बिल्कुल। और दोबारा अपना मुंह ना दिखाए। मुंह पे रहम खाओ, इतना भारी दंड ना रखो, हमारी जन्मभूमि ना छुड़ाओ। हमारा फैसला अटल है, दोबारा मुंह दिखाओ। पंचदाता की गद्दी। इसका मुंह काला कर दो। अरे भारत वाला, इसको कौन है ये पापी? का हो? का बात है? पंचन ने हमारी एक बात न सुनी, दंडी बना दियो, जबकि बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है। ये तुम्हें ठीक पता है कि बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है? हाँ। तो आज तुम महालक्ष्मी मंदिर जाओ, वहां रानी सा आने वाली है। अब तो हमारी नैया वो ही पार लगाएंगे। ये समाज वाले तो अपनी जान लेने पर तुले। ठीक है, यही अंतिम मौका है। हम रानी माँ का यही प्रतीक्षा करते हैं। तुम घर जाओ। जाओ। रानी सरकार, हमें न्याय चाहिए। उठो पूरन, क्या बात है? पंचन ने दंडी बना दियो, जबकि बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है। झलकारी मेरी बहन की तरह है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सरकार, हम दोनों को आज ही नगर छोड़ देना है। नहीं, तुम नगर नहीं छोड़ोगे, हम स्वयं इसकी जांच करेंगे। अभी इसी वक्त गांव के महते, मुखिया, चौधरी और जिस ब्राह्मण की बच्चियां मरी है उसे हमारे सामने पेश किया जाए। झलकारी कैसी है? ठीक है सरकार। कहाँ है इस वक्त? सरकार घर पे। उसमें मैंने एक तेज देखा है, मैं उसे एक कुशल सैनिक के रूप में देखना चाहती हूँ। महारानी की जय।
सौगंध खाकर जो बात सच है वो बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बताओ, बच्चिया जिंदा है या मर गई? सरकार, आप हमारे माई बाप हैं, मारे चाहे पाले। सच बात तो यह है कि बच्चिया मरी नहीं, अभी जिंदा है। लेकिन बच्चिया कहाँ है? बच्चिया हमने दूसरे ब्राह्मणों के कहने पर दतिया भेज दी थी सरकार। तुम्हारे कारण पूरन और झलकारी को समाज से बहिष्कृत किया गया, उन्हें नगर छोड़ने की सजा हुई। बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? महारानी, गरीब ब्राह्मण है, दूसरों के कहने पे अपराध किया है, इसे क्षमा कर दे जाए। तो भाइयों, जैसा कि आप सब ने सुना कि पूरन और झलकारी निर्दोष हैं, आप सबकी क्या राय है? गुस्ताखी माफ, अब पूरा निर्दोष साबित हो चुका है। इसी खुशी में एक पंगत दे दे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताए। मुखिया जी, पूरन और झलकारी एक पंगत दे देंगे और उनके सारे पाप धुल जाएंगे। झलकारी जैसी योद्धा के लिए हजारों पंगत कुर्बान। नगर में घोषणा करवा दी जाए कि पूरन और झलकारी की जगह पंगत मैं दूंगी। झलकारी भाई, क्या बात है? तुम इतने दिनों से अभ्यास पर नहीं आई? रानी माँ, मुझसे अपराध हो गया तो मेरा निशाना चूक गया, तो कौन सा मुंह लेकर आपके पास आती। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, अभ्यास में तो ये सब होता ही रहता है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने अभ्यास किया, कहीं वो सब भूल तो नहीं गई? नहीं रानी माँ। अंग्रेजों की नजर अब झांसी पर है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम सबको मिलकर जंग के मैदान में उतरना होगा। का में सरकार, जहाँ आपका पसीना गिरे वहाँ खून में बहा दे। शाबाश झलकारी, तुमने तो हमारे रग रग में खून दौड़ा दिया। हमें तुमसे यही आशा थी। रानी साहिबा की जय। रानी साहिबा, मेजर एलिस पधारे हैं। क्या आज्ञा है? हमारी आशंका सच निकली, उन्हें अंदर ले आओ। मैडम, मैं मेजर एलिस हूँ। गवर्नर जनरल मालकम साहब ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। अंग्रेज अफसर, आप अपना संदेशा सुनाएं। रानी माँ सुन रही हैं। रानी साहिबा, आपने बालक दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित करने की जो मांग की थी, उसे हमने नामंजूर कर दिया है। इसलिए 7 मार्च 1854 की आज्ञा के अनुसार झांसी राज्य ब्रिटिश इलाके में मिला दिया गया है। इश्तिहार द्वारा यह सूचना सारे इलाके में प्रचारित कर दी गई है। समूचे झांसी राज्य के प्रशासन को मेजर एलिस के अधीन किया जाता है। इस राज्य की जनता अब अपने आप को ब्रिटिश सरकार के अधीन समझे और मेजर एलिस को टैक्स अदा करके सुख शांति का जीवन व्यतीत करे। मेजर गवर्नर जनरल मालकम। मैं अपनी जान की बाजी लगा दो, पर इन गोरिन को झांसी किसी कीमत पर ना दो। मैं इस परवाने को कतई नहीं मानती। मैं अपनी झांसी किसी कीमत पर नहीं दूंगी। पार्वती पतिया, हर हर महादेव। आओ झलकारी, युद्ध का अभ्यास करो। जी रानी माँ।
महारानी साहिबा दरबार में पधार रही है। श्रीमद सरकार की जय! सरकार की जय! सरकार की झांसी के वीर सरदार, मैंने यहाँ आप सभी को एक आवश्यक परामर्श के लिए बुलाया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराज के परलोक सिधारने से पूर्व हमें जो निर्देश दिया गया था, उसी के अनुसार हमने उन्हीं के संबंधी के पुत्र दामोदर राव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया है। गोद लेना हमारे धर्म में वैध है, नीति सम्मत है, लेकिन अंग्रेजों को गोद लेने की नीति मान्य नहीं, यानी कि वो हमारे दत्तक पुत्र को राज्य का असली उत्तराधिकारी नहीं मानते। वास्तव में ये हमारे राज्य को हड़पने का एक बहाना है। आज गवर्नर जनरल मालकम का हुक्म आया है कि हम अपना राज्य उनके प्रतिनिधि मेजर एलिस को सौंप दें। रानी साहब, हम अंग्रेजों का यह हुक्म कभी भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। यह न्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। सब अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की यही सलाह है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। हम सब मिलकर झांसी की रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। कुछ देर पहले मुझे जासूसों से खबर मिली है कि अंग्रेज खुद आगे नहीं आना चाहते, इसीलिए उन्होंने टीकमगढ़ की रानी को हमारे खिलाफ उकसाया। रानी का सिपह सलाहकार नत्थे खां 20,000 की फौज लेकर झांसी पर हमले के लिए तैयार है। हमें उसी की तैयारी करनी चाहिए। भाई साहब, क्या बात है सुंदर भाई? हमारा जासूस खबर लाया है कि नट्ठे का की सेना झांसी की ओर बढ़ रही है। नत्थे खा की कबर खुदेगी झांसी में। ठीक कहा गुलाम गोश मोहम्मद ने।
आने दीजिए, नत्थे खा के परखच्चे उड़ा देंगे झांसी में। झांसी के सत्ता के लिए बच्चा बच्चा लड़ेगा, हम सब लड़ेंगे। हम सब लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। आप लोगों के ये उत्कार सुनकर मैं प्रसन्न हुई। तो आइए अंग्रेजों की पिट्ठों की फौज को परास्त करने और नत्थे खां की फौज का सामना करने की योजना बनाई जाए। सबसे पहले भाव बख्शी जी आप। जी मैं किले के दक्षिणी बुर्ज से कड़क बिजली तोप चलाने को तैयार हूँ। गौस मोहम्मद जी आप। मैं 11 तोप लेके ओछा फाटक संभालूंगा। तो ठीक है, भवानी सिंह जी किले की दीवारों की रक्षा करेंगे और जवाहर सिंह जी किले के दरवाजों की रक्षा करेंगे। रानी साहब, छलकारी का पति पूरन कोरी बहुत अच्छी गोलंदाजी करने लगा है। तो ठीक है भाऊजी, उन्हें गौस मोहम्मद जी के साथ ओरछा फाटक पर तैनात कर दीजिए और स्त्रियों की दुर्गा सेना का मैं स्वयं संचालन करूंगी। ये झलकारी बाई मेरे साथ रहेगी। अब आप सब जाएं और युद्ध का मोर्चा संभालें। श्रीमद सरकार की जय! सरकार की जय! सरकार की जय! सरकारी बाई, हम प्रसन्न हुए तुम्हारे पति पूरन की गोलंदाजी देखकर। उनकी तोप के गोले दुश्मनों पर कहर प्रहार कर रहे थे और भाव जी के दक्षिणी मोर्चे का जायजा लिया गया। जो हुक्म रानी माँ। वो देखिए, देखो सरकारी दुश्मन की सेना पीछे हट रही है। देखिए रानी माँ, दुश्मन को आगे। श्रीमद सरकार की जय। श्रीमद सरकार, हमारी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। हम देख रहे हैं भाव जी। श्रीमंत सरकार, दुश्मन खाने पीने के सामान छोड़कर भाग रहे हैं। हमें खुशी मनानी चाहिए। नहीं भाव जी, हमें खुशी नहीं मनानी, क्योंकि अब हम पर इससे भी बड़ा आक्रमण होगा। अब अंग्रेज खुद कमान संभाल कर झांसी पर आक्रमण करेंगे। हमें उसी की तैयारी करनी चाहिए। फौरन हमारी बैठक बुलाई जाए। जो हुक्म रानी माँ। दरबार में सभी सरदार आ गए। जी भाई साहब, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमद सरकार की जय! सरकार की जय! सरकार की हम प्रसन्न हुए कि आज दरबार में पीर अली और दीवान दुल्हाजी भी आए। जी मैं अपने संबंधी की शादी में चला गया था। मैं बीमार था, अब स्वस्थ हूँ। झांसी के वीर सरदारों, आपने जिस बहादुरी से अंग्रेजों की पिट्ठों की फौज को परास्त किया है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। लेकिन अब हम पर इससे भी बड़ा आक्रमण होगा। अब अंग्रेज खुद कमान संभाल कर झांसी पर आक्रमण करेंगे। हमें उसी की योजना बनानी चाहिए। इसी सिलसिले में परामर्श के लिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलवाया है। सबसे पहले भाव बख्शी जी आप। रानी साहब, हम अंग्रेजों से अपनी झांसी बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। पीर अली जी आप। हाँ, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। गौस मोहम्मद जी आप। रानी साहिबा, झांसी की सारी राया हमारे साथ है। यकीनन फतेह हमारी होगी, लेकिन फिर भी हमें अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और हमें कुछ इजाफा भी। आपकी सलाह पर अमल हो चुका है गौस मोहम्मद जी। हमारी सेना में पूरन कोरी जैसे गोलंदाज शामिल हो गए हैं। पूरन की स्त्री झलकारी बाई हमारी बड़ी योग्य सैनिक बन गई है। मैं अपने दुर्गा सेना के एक दस्ते की कमान उसे सौंपने जा रही हूँ। दीवान दुल्हाजू, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये स्त्रियां
युद्ध क्षेत्र में लड़ पाएंगी? दीवान दुल्हाजू, भाई साहब देखिए ना, राजपूत एक बहुत ही बहादुर जाति रही है, परंतु उनकी स्त्रियां कभी युद्ध क्षेत्र में लड़ती नहीं थी। शत्रु की लात से बचने के लिए जौहर की रस्म अदा कर कर वो तो खुद को जला लिया करती थी। मैं जौहर की इस रस्म को बदलना चाहती हूँ दीवान दुल्हाजू। मैं स्त्रियों को छुई मुई नहीं, जहर की पुड़िया बनाना चाहती हूँ। मैंने अपनी दुर्गा सेना की प्रत्येक स्त्री से कह दिया है कि वो अपने पास जहर बुझी कटारी रखे, ताकि युद्ध भूमि में लड़ते हुए जब भी उन्हें लगे कि उन पर संकट आने वाला है, वे उस जहर बुझी कटारी से अपने प्राणों की आहुति दे दें। वैसे भी देश पर अपने प्राण बलिदान करना जौहर की रस्म से कहीं गुना बेहतर है। बाप सब जाएं और युद्ध का मोर्चा संभालें। श्रीमत सरकार की जय, सरकार की जय, सरकार की जय। बाईसा की जय हो, बाईसा की जय हो। एकांत, क्या बात है सुंदर बाई? श्रीमत सरकार, जासूस मोती बाई आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें अंदर ले आओ। जो आज्ञा सरकार। आओ मोती बाई आओ। और हाँ सुंदर बाई, तुम द्वार पर खड़े रहकर ये नजर रखो कि कोई अंदर ना आने पाए। जी श्रीमत सरकार। मोती बाई, हम तुमसे और जूही बाई से बहुत प्रसन्न हैं। अपने नाचने गाने की पेशे की आड़ में तुम दोनों हमारी बड़ी सहायता कर रही हो। इस संकट काल में हमें तुम्हारा बड़ा सहारा है। इस इज्जत अफसाई की आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमत सरकार। अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी और इस झांसी की रक्षा करना ही मेरे और जूही बाई के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हम जानते हैं मोती बाई। अच्छा बताओ, क्या खबर लाई हो? अंग्रेज जनरल हीरोज ने झांसी पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये खबर पाकर ताते टोपे ने कालकी से आपके संदेश भेजा कि वे 20,000 की फौज लेकर झांसी की रक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। ये सुनकर हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर हुई। वैसे हमने भी झांसी की रक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी सारी प्रजा हमारे साथ है। आप अपने 2 सरदारों से सावधान रहिए। कौन से 2 सरदार? पीर अली और दीवान दुल्हाजू। क्या क्या वे दोनों गद्दार हैं? दोनों आपके दुश्मन नवाब अली बहादुर से मिले हुए हैं। श्रीमत सरकार, ये नवाब अली बहादुर आपके ससुर के रखेल का बेटा है ना? हाँ, और इसीलिए वो अपने आप को झांसी का असली उत्तराधिकारी मानता है। हमें खबर मिल चुकी है कि वो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। और इस षड्यंत्र में आपके 2 सरदार पीर अली और दीवान दुल्हाजू भी शामिल हैं। हमारी विनती है आपसे कि आप उन दोनों पर कड़ी नजर रखें। जो आज्ञा श्रीमत सरकार। पीर अली, दीवान दुल्हाजू। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया है। झांसी के वीर सरदारों, जनरल हीरोज की कमान में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया है। अब आप सब जाएं और अपना अपना मोर्चा संभालें। पूरन, तुम उन्नाव फाटक से गोलाबारी करो। ये झलकारी हमारे साथ रहेगी, हमारे हाथ का काम बटाएगी।
में है। ऊपर चढ़ाए तो इज्जत खाक में मिल जाए। रुको, मैं भी आता हूँ। नहीं, तुम अभी तोपन के मोर्चे संभाल रहे हो। पास से और फौज ना आ सके, मैं इन गोरन से निपट लूंगी। बहनों, अब गोरे भीतर आवे की फिराक में हैं। घर में घुसेंगे, हमारी इज्जत आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। आज साबित कर दो कि बुंदेलखंड की एक एक नारी अपनी जान की बाजी लगाकर झांसी की रक्षा करेगी। उठा अपनी तलवार और काट दो दुश्मन के सर। बाकी सब मिलकर ईंट पत्थर चलाओ, गर्म पानी डालो, एक भी गोरा बच के न जाने पाए। श्रीमद सरकार की जय हो। श्रीमद सरकार, हमारी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। श्रीमद सरकार, हमारी तोप अंग्रेजों का छक्के छुड़ा रही है और पीछे दुश्मन पीछे हट रहा है। श्रीमद सरकार की जय। श्रीमद सरकार की जय। श्रीमद सरकार की जय। सलाम दुलाजू। आओ पीरे, बहुत देर लगाई तुमने। क्या बताऊं दुलाजू, रास्ते में रानी लक्ष्मीबाई की चैती झलकारी ने रोक लिया था। इधर उधर की बातें करने लगी, कहने लगी अंग्रेजी फौज झांसी के लिए कूच कर चुकी है। और हाँ, रानी ने मुझे सागर खिड़की पे तैनात किया है। कारी, रानी की चहेते मुझे भी अपना संदेश दे गई कि युद्ध के दौरान मैं ओरछा फाटक पर तैनात रहूंगा। रानी लक्ष्मीबाई की मत मारी गई है। खैर पीर अली, मैंने आज तुमसे एक गुप्त संदेश पर बात करने के लिए तुम्हें आज अपने घर बुलाया है। हाँ हाँ, नवाब अली बहादुर ने भी मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। उन्हें मैंने ही कहा था। हुकुम कीजिए दुलाजू। जनरल हीरोज की फौज बहुत जल्द ही झांसी पर पहुंच सकती है। मुझे पूरा भरोसा है पीर अली, जिस तरह अंग्रेजों ने दिल्ली, सतारा, पुणे, लखनऊ और बनारस को जीता है, वो झांसी को भी फतेह कर ही लेंगे। इसमें खास बात है, गुप्त संदेश क्या है? गुप्त संदेश पीर अली, जनरल हीरोज का मेरे पास ये संदेश है कि अगर हम झांसी को फतेह करने में उनकी मदद करें तो वो हमें माला माल कर देंगे पीर अली, और किसी शहर की सूबेदारी भी हमें दे सकते हैं। सोचो पीर अली, तुम पीर अली से सीधा सूबेदार पीर अली, इज्जत, शोहरत, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। वो सब तो ठीक है दुलाजू, लेकिन अगर रानी को इस बात की खबर हुई तो वो हमें फांसी की सजा दे देगी। नहीं नहीं पीर अली, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। क्योंकि ओरछा फाटक और सागर खिड़की दोनों एक दूसरे के निकट हैं। इसका मतलब ये है कि युद्ध के दौरान हम दोनों एक दूसरे के आसपास रहेंगे पीर अली। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हम बिना निशाने के गोले दागते रहेंगे, दागते रहेंगे, दागते रहेंगे। और फिर मौका देखते ही मैं ओरछा फाटक की मोरी के रास्ते तुम्हें किले के बाहर कर दूंगा पीर अली। ये ठीक रहेगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं जो भी संदेश तुम्हें दूं पीर अली, बस तुम्हें वो संदेश जनरल हीरोज तक पहुंचाना है। ये ठीक है। अब मुझे आज्ञा दी। ध्यान से जाना। सलाम दुलाजू।
झांसी का एक सरदार आया है, अपना नाम पीर अली बताता है और कहता है उसको झांसी के दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। आओ, दुल्हाजू तुम्हारा अपना आदमी है। पीर अली, फौरन पीर अली को हमारे पास लेके आओ, दुल्हाजू ने भेजा है, जल्दी जाओ। ऑल राइट सर। जनाब जनरल साहब सलाम। आओ पीर अली आओ, बोलो दुल्हाजू हमारे वास्ते क्या संदेश भेजा है? जी संदेश ये है हुजूर की। ओ घबराओ मत, यहाँ सब अकेला है, बोलो बोलो। संदेश ये है हुजूर की झांसी के सभी फाटकों की रखवाली झांसी के सभी काबिल सरदार कर रहे हैं और आपके हमले का जो तरीका है उससे आप कभी भी झांसी फतह नहीं कर सकते। ओह आई सी। तो हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए पीर अली? बताता हूँ। वो जो जार पहाड़ी वाला इलाका है, अगर आप अपनी सारी तोपें वहां चढ़ा दें और वहां से गोलाबारी करें तो निशाना बिल्कुल ठीक बैठेगा और आपकी फतह जरूर होगी। और फिर मौका देखकर दुल्हाजू जी आपके लिए ओरछा का फाटा खोल देंगे। हम समझ गया। और फिर हमारा फौज किले में दाखिल होगा। गुड, वेरी गुड। पीर अली, हम तुमसे और दुल्हाजू से बहुत खुश हैं। हम तुम्हें इनाम देगा, बहुत बड़ा इनाम देगा। अब तुम किले में जाओ और हमारा मदद करो, ओके? ओह, बाय द वे, तुम किले से बाहर कैसे आया? जी रात के अंधेरे में दुल्हाजू जी ने मुझे ओरछा फाटक के मोहरे से बाहर निकाल दिया था। स्टुअर्ट, फौरन पीर अली को बड़ी होशियारी से किले के बाहर छोड़ के आओ और उसके बाद रातों रात अपना तोप चार पहाड़ी पर पहुंचाओ। ऑल राइट सर। कल सुबह उधर झांसी में हमला होगा, हमला। ये क्या? अंग्रेज जार पहाड़ी से गोलाबारी कर रहे हैं और हर गोला ठीक निशाने पर लगकर तबाही मचा रहा है। रानी माँ, लगता है किसी भेदिये ने उन्हें ये तरकीब बताई है। मैं जानती हूँ उन भेदियों को झलकारी। वे कोई और नहीं, पीर अली और दीवान दुल्हाजू हैं। मैं अभी जाकर उन्हें ठिकाने लगाती हूँ। रानी साहिबा, दीवान दुल्हाजू का दान निकला, उसने फाटक खोल दिया है। हम देख रहे हैं गौस मोहम्मद जी। रानी साहिबा, हमारी फौज अंग्रेज सेना को रोक रही है, वहां तुरंत रसद पहुंचानी चाहिए। मैं फौरन को रुक लेकर पहुंचती हूँ। झलकारी, तुम पूरन के साथ युद्ध का मोर्चा संभालो। जो हुक्म रानी माँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं रानी साहब? आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी सेना ने अंग्रेजी सेना के परखच्चे उड़ा दिया। हमारी सेना ने आज
लेकिन हमारी सेना के भी तो कितने ही जवान शहीद हो गए। हमारे अंगरक्षक सुंदर मुंदर शहीद हो गए। सुना है झलकारी का पति पूरन भी बुरी तरह घायल हुआ, और ये सब उन गद्दार पीर अली और दीवान दुल्हाजू के कारण हुआ। कुछ देर पहले मुझे जासूसों से बुरी खबर मिली। क्या रानी साहब? तात्या टोपे कालपी से 20,000 की रशद और फौज लेकर झांसी की सहायता के लिए निकले थे। अंग्रेजों ने पीछे से उन पर आक्रमण कर दिया, सारी रशद लूट ली, सारी सेना इतर बितर हो गई। तात्या टोपे तो किसी तरह अपनी जान बचाकर नेपाल चले गए। ओह भाऊजी, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, और इस हालत में कल हम जनरल हीरोज की सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, और उनके आगे हथियार डालने से बेहतर है। नहीं रानी साहब, आप भी परेशान मत होइए। वो देखिए झलकारी भी आ गई। रानी माँ की जय। क्या बात है झलकारी, इतनी रात गए तुम? रानी माँ, आपके दर्शन के लिए मेरा पति भी आया है। सरकार, तुम्हारे इलाज के लिए तो मैंने राजवैद्य को तुम्हारे घर भेजा था पूरन। राजवैद्य के दवा से ही तो इतना ठीक हो पाया हूँ सरकार, तभी तो आपसे मिलने महल तक चलकर आया हूँ। झलकारी, पूरन को इस हालत में याद आना ठीक नहीं था। क्या बताऊं भाऊजी, इन्होंने हट के सरकार, छोटी मुंह बड़ी बात, आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या अच्छा कहना हुआ चाहते हो? भाव बख्शी जी भी यही है। सरकार, ये हिम्मत तो आपने ही मुझे दिया है, अपने दरबार में एक सरदार बनाकर। सरकार, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ सरकार। सरकार, आप जानती हैं, भाव बख्शी जी, आप भी जानते हैं कि जनरल हीरोज के कारण झांसी को कितना नुकसान पहुंचा है, और जब कल जनरल हीरोज झांसी पर हमला करेगा तो उसे रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ भाव जी होंगे, और उनका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। सरकार, आपसे प्रार्थना कि आप अपने दंतक पुत्र दामोदर राव को लेकर झांसी से कालपी की ओर रवाना हो जाइए। सरकार, रवाना हो जाइए। क्या कहा? मैं दामोदर राव को लेकर कालपी शरण ले लूं? मैं अपनी झांसी छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी झांसी मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। रानी साहब, पूरन को वही कहना जो कुछ देर पहले मैं कहना चाहता था। भाऊजी यार, आप अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के बारे में ही सोचिए। नगर के उत्तराधिकारी का सुबह होने से पूर्व ब्याह से निकल जाना ठीक रहेगा। हमें सोचने का वक्त दिया जाए। रानी माँ, अब सोचने का समय नहीं है। आपकी अब विश्वास कालपी को जाकर अपनी नई सेना तैयार कर झांसी को वापस रवाना हो सकती है। आपके विश्वसनीय सैनिकों की एक टुकड़ी आपके और दामोदर राव के साथ ही रहेगी, आप दोनों की सुरक्षा के लिए। हाँ रानी माँ। अगर आप सुबह होने से पूर्व भटेरी फाटक से निकल जाए तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। लेकिन यहाँ पीछे रानी माँ, मैंने आपका नमक खाया है। भाव जी की कमान में मैं झलकारी झांसी की रक्षा करूँ। बस अभी आप यहाँ से निकल जाइए भाई साहब। आप निकल जाइए रानी माँ। हाँ सरकार। मरने से पहले मैं एक खुशखबरी
सुनना चाहता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई अपने अपने धन तक पुत्र दामोदर राव को लेकर मेरी पहलवान बालक। झलकारी, तुम आ गई? हाँ, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी रानी माँ दामोदर राव के साथ अपनी विश्वसनीय सैनिकों के साथ कालपी को रवाना हो गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब क्या मैं हुआ आपकी तबीयत तो? मैं ठीक हूँ झलकारी। अभी अभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब कल जनरल हिरोज झांसी पर हमला करेगा तो उसे रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबूजी होंगे और ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएंगे। और जब जैसे ही जनरल हिरोज को पता चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई किले में नहीं है तो उन्हें ढूंढने के लिए रास्ते में जाएगा और उन्हें पकड़ लेगा। नहीं, जनरल हिरोज के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई किले से चली गई। अरे क्या पहेली बुझा रही हो? जब रानी लक्ष्मीबाई किले में है ही नहीं तो जनरल हिरोज को कुछ। मेरे पहलवान बालक, सुनो और मेरे चेहरे की ओर गौर से देखो। मेरी शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिल रही है ना? हाँ हाँ झलकारी, हाँ। तो बस हाँ। कलयुद्ध भूमि में मैं ही रानी का भेष बनाकर जाऊं और उन फिरंगियों और उनकी सेना को इस देर तक उलझाए रखूंगी कि रानी लक्ष्मीबाई को किले तक पहुंचने का समय मिल जाए। बहुत अच्छा तरकीब तुमने सोचा है झलकारी। अब मेरी ये भी चिंता दूर हो गई। अब सिर्फ मेरी तुम्हारी चिंता है। मेरी कैसी चिंता? जब जनरल हिरोज कल युद्ध भूमि में तुझे पकड़ लेगा और तेरे साथ बदसलूकी करेगा। उससे पहले ही मैं अपनी जहर बूझी कटारी से अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। शाबाश झलकारी, मेरी ये भी चिंता दूर हो गई। ये भी चिंता अब मैं खुशी खुशी मैं खुशी खुशी बोलिए ना, खुशी खुशी क्या? मेरे पहलवान बालक, बोलिए ना, खुशी खुशी क्या? नहीं, झांसी पर आप मुझसे पहले शहीद नहीं हो सकते। आप मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, कुछ तो बोलिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं?
चंडी की तरह लड़ूंगी और उन फिरंगियों से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। कोई भी फिरंगी मेरी झांसी की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भारत माता की जय! हर हर महादेव! मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले।
बात अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति